ये स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब की, यानी कि हमने ग्लास स्लैब कंसिडर की है। ये जो हमारे पास है ये ग्लास स्लैब है। आपको पता होना चाहिए कि हमने ग्लास स्लैब कंसिडर की और इस ग्लास स्लैब से हम रिफ्रैक्शन को पढ़ रहे हैं कि इस ग्लास स्लैब से रिफ्रैक्शन किस तरीके से होता है। ये जो आप बाहर वाला मीडियम देख रहे हो, इस मीडियम को हम बोलते हैं रेयर मीडियम। बाहर वाला जो मीडियम है इसको हम रेयर मीडियम बोलते हैं। अंदर वाले मीडियम को हम बोलते हैं डेंसर मीडियम। अंदर वाला जो मीडियम है इसको हम डेंसर मीडियम बोल रहे हैं। बाहर वाले मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है एयर का, वो हमने ए मान म्यू ए कंसिडर कर लिया। ये जो ग्लास स्लैब हमने कंसिडर की है ना, इस ग्लास स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने मान लिया म्यू जी। ये हमारे पास ग्लास है, तो ग्लास स्लैब का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने माना वो क्या माना, म्यू जी हमने कंसिडर किया। मैंने बताया था आपको एंगल हमेशा नॉर्मल से कंसिडर करने हैं। अगर आपको ये नहीं पता कि एंगल कैसे कंसिडर करने हैं, तो आप एक बार रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कंसेप्ट जो मैंने करा रखा है उस वीडियो को आप देखो या उस कंसेप्ट को आप देखो, तो वहां से आपको क्लियर हो जाएगा। अगर उस वीडियो का लिंक आपको चाहिए तो वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। तो यहाँ नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच के एंगल को एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। रिफ्रैक्टेड रे, ये वाली रे रिफ्रैक्टेड रे है। रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच के एंगल को एंगल आर यानी रिफ्रैक्टेड एंगल बोलते हैं। ये हमारे पास जो रे है ना, इस रे को हम बोलते हैं इमर्जेंट रे। ये वाली जो रे है इसको हम बोलते हैं इमर्जेंट रे। तो इमर्जेंट रे और नॉर्मल के बीच के एंगल को हम बोलते हैं इमर्ज एंगल। क्या बोलते हैं, इमर्ज एंगल। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। यहां ध्यान दो कि हमारे पास लाइट एक बार रेयर से डेंसर में आ रही और एक बार डेंसर से रेयर में जा रही है। तो इसके नियम मैंने आपको पढ़ाए थे, बड़े साफ शब्दों में मैंने आपको बताया था कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे तीनों ही सेम प्लेन में और वो भी एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के ऊपर लाई करते हैं। दूसरा नियम मैंने आपको ये बताया था कि साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस, साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस और साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इन दोनों का रेशियो हमेशा कांस्टेंट के बराबर होगा। और ये जो कांस्टेंट है इसको मैंने हमेशा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से, हम हमेशा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से इसको डिनोट करते हैं। तो ये जो था ना, ये स्नेल्स लॉ था। स्नेल्स लॉ कैसे हम अप्लाई करते हैं, किन्हीं भी दो मीडियम की अगर बात हो तो वहां स्नेल्स लॉ अगर अप्लाई करना हो तो कैसे अप्लाई करते हैं। अगर आपको नहीं आता तो इस वीडियो के लिंक में नीचे डिस्क्रिप्शन में, सॉरी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दे रखा है, आप वहां जाइए और वहां आपको स्नेल्स लॉ जो पढ़ा रखा है उसका लिंक मिल जाएगा। इसके बाद हम डायरेक्ट स्नेल्स लॉ का इस्तेमाल यहां करेंगे। आपको एक बात दिमाग में सेट रखनी है कि जितना एंगल आई होता है, जितना एंगल आई होता है उतना ही एंगल ई होता है। एंगल आई जो है वो हमेशा एंगल ई के बराबर होता है। सर कैसे होता है, करके दिखाओ। तो मैं अभी आपके सामने करके दिखाता हूं कि एंगल आई जो है ना वो एंगल ई के कैसे बराबर होता है। तो एक तो ये चीज अपने दिमाग के अंदर सेट करो भाई कि लाइट जब रेयर से डेंसर में आती है, लाइट जब रेयर टू डेंसर मीडियम में आती है तो हमेशा नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी, और जब डेंसर से रेयर में जाएगी तो हमेशा गोज अवे फ्रॉम द नॉर्मल, हमेशा नॉर्मल से दूर हो जाएगी। तो इस चीज को आपका ध्यान रखना है। आपने इस चीज को अगर आप दिमाग के अंदर सेट कर रखे हो तो ये चीज आपको कभी प्रॉब्लम नहीं करेगी। आपको तुरंत समझ में आया कि हम क्या गेम कर रहे हैं, समझ गए। तो यहाँ पे ध्यान दो कि हम एंगल आई जो है ना वो एंगल ई के बराबर प्रूव कर रहे हैं। देखो ग्लास स्लैब के अंदर आप जब रिफ्रैक्शन पढ़ रहे हो ना तो इसके नियम वगैरह भी आपने सब पढ़ चुके हैं। आप रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में दोबारा कराने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। आपको केवल ग्लास स्लैब का रिफ्रैक्शन आना चाहिए कि ग्लास स्लैब का जो रिफ्रैक्शन है वो किस तरीके से होता है। देखो हम बात करते हैं रेयर टू डेंसर की। सबसे पहले पॉइंट आपको दिमाग के अंदर सेट रखना है कि हम बात करेंगे रेयर टू डेंसर की। जब हम रेयर टू डेंसर का जिक्र करेंगे ना तो स्नेल्स लॉ हम अप्लाई करेंगे, और जब हम स्नेल्स लॉ यूज करेंगे ना बाय यूजिंग स्नेल्स लॉ, तो स्नेल्स लॉ अप्लाई करके देखो। और स्नेल्स लॉ मैंने आपको बता रखा है। इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूं ए, इस पॉइंट को हमने ए नाम दे दिया, इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया बी। तो ए पॉइंट के ऊपर स्नेल्स लॉ हम अप्लाई करेंगे यूजिंग स्नेल्स लॉ एट पॉइंट ए। और एट पॉइंट ए का मतलब समझते हो, यहां उस पॉइंट की बात हो रही है जब रेयर टू डेंसर लाइट आ रही है। ये पॉइंट ऐसा पॉइंट है जो रेयर और डेंसर दो पॉइंट को सेपरेट कर रहा है। और इस पॉइंट में ध्यान से गौर से देखना है, लाइट रेयर टू डेंसर जाने की कोशिश कर रही है। तो राइट जब रेयर टू डेंसर गई ना तो वो केस हम रेयर टू डेंसर का ही पढ़ रहे हैं। अगर हम बी पॉइंट का जिक्र करेंगे तो बी पॉइंट पे हम लाइट को डेंसर टू रेयर भेज रहे हैं, डेंसर टू रेयर भेजते हैं। ये चीज आपको दिमाग के अंदर सेट करनी है। तो एक बार स्नेल्स लॉ हम यूज करेंगे ए के ऊपर, एक बार स्नेल्स लॉ हम यूज करेंगे बी के ऊपर। तो ए के ऊपर स्नेल्स लॉ हम यूज करते हैं, देखो क्या होगा।
मैंने बताया था कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा इनटू में वही उसी मीडियम का एंगल आपको लिखना है। तो बाहर वाले मीडियम के अंदर एंगल आई है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसके अंदर क्या है, म्यू ए। तो स्नेल्स लॉ लिखने का तरीका है कि म्यू ए इंटू में साइन आई। जिसको नहीं पता वो अब भी सीख लो कि जिस मीडियम के अंदर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है मल्टीप्लाई में उसी मीडियम का साइन एंगल लिखा जाता है। समझ गए? इज इक्वल टू, अब लाइट किसमें गई थी, डेंसर में। तो पहले अब इसका डेंसर का लिखो। डेंसर के अंदर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, म्यूजी, और इसके अंदर हमारे पास एंगल कौन सा है, आर। तो हम लिखेंगे म्यूजी इंटू में साइन आर। एक चीज आप ये भी ध्यान दो कि लाइट का ओरिजिनल पाथ ये था और लाइट इतने एंगल पे बेंड हो गई, तो जितने एंगल पे वो बेंड हुई है, जितने एंगल से वो डेविएट हुई है, उस एंगल को हम डेविएशन एंगल भी बोलते हैं, जिसको डेल से डिनोट करते हैं। डेल एक्चुअल में हमारे पास एंगल ऑफ डेविएशन है। डेल हमारे पास क्या है, एंगल ऑफ डेविएशन। तो ये चीज भी आपके दिमाग के अंदर सेट हो जानी चाहिए। इसका जिक्र भी मैं आपको बताऊंगा कि इसका जिक्र हम करेंगे कि इस चीज को हम कैसे डिनोट करते हैं, कैसे मेंशन करते हैं। तो यहां से मैं इस चीज को लिख सकता हूं, साइन आई साइन आर को नीचे ले आओ, अपॉन में साइन आर इज इक्वल टू म्यू जी, और म्यू ए को नीचे ले जाओ इनटू में अपॉन में म्यू ए। तो ये इक्वेशन हो गई हमारी नंबर 8। आई होप आप सब हो, ये चीज इतनी तो क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ो सर, जल्दी करो, जल्दी कराओ, जल्दी कराओ। अच्छा जल्दी कराएं, ये लो। अब लाइट जो है ना वो डेंसर टू रेयर में जा रही है, डेंसर टू रेयर। अच्छा डेंसर टू रेयर जा रही है, डेंसर से रेयर में गई, ये वापस पूरा रेयर मीडियम है। तो डेंसर से जब रेयर में गई है ना, तो मतलब वहां हम बी पॉइंट के ऊपर स्नेल्स लॉ लगाएंगे। तो हम अब की बार लगाएंगे यूजिंग स्नेल्स लॉ एट पॉइंट बी, यूजिंग स्नेल्स लॉ एट पॉइंट बी। इतनी जल्दी जल्दी तो लिख रहा प्यारे बच्चों। हाँ भाई, डेंसर टू रेयर। तो हम यहाँ पे सबसे पहले डेंसर का जिक्र कर रहे हैं। तो यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे पास क्या है, म्यू जी, और उसके अंदर एंगल जो है वो क्या है, आर, इज इक्वल टू बाहर वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने आपको बताया था म्यू ए है, और बाहर वाले के अंदर अब की बार जो एंगल है ना वो कौन सा है, ई। तो हम लिखेंगे साइन ऑफ ई। आप इस चीज को लिख सकते हो, साइन आर अपॉन में साइन ई को नीचे ले आओ, इज इक्वल टू म्यू ए, और अपॉन में म्यू जी को नीचे ले जाओ। इक्वेशन नंबर 2, पहली और दूसरी इक्वेशन, ये जो आपके पास दो इक्वेशन आ गई, पहली और दूसरी इक्वेशन जो है ना इनकी मल्टीप्लाई कर दो आप। अभी देखो यहां पर इस तरफ इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू ए था तो मैंने म्यू लिख दिया। पहली और दूसरी की मल्टीप्लाई करो, लेफ्ट की जो टर्म है उनकी मल्टीप्लाई कर दो, इज इक्वल टू राइट की जो टर्म है ना उनकी मल्टीप्लाई कर दो। तो साइन आई अपॉन में साइन आर, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, साइन आई अपॉन में साइन आर, मल्टीप्लाई करो। इसकी लेफ्ट टर्म कौन सी है, साइन आर अपॉन में साइन ई, साइन आर अपॉन में साइन ई, इज इक्वल टू इसका क्या है भाई, म्यू जी अपॉन में म्यू ए, म्यू जी अपॉन में म्यू ए, और इनटू में ये क्या है, म्यू ए अपॉन में म्यू जी, म्यू ए अपॉन में म्यू जी। ये तो कट गए, कितना बच गया, ये तो 1 बच गया। इधर देखो साइन आर से साइन आर कैंसिल, क्या बचा, साइन आई अपॉन में साइन ई, साइन ई को उधर ले जाओ, साइन आई इज इक्वल टू साइन ऑफ ई। अब दोनों साइड साइन इनवर्स से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। जैसे ही हम दोनों साइड से साइन इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो एंगल ई है, साइन टू साइन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा ना, साइन इनवर्स से साइन क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो हमारे पास जो एंगल आई है ना किसके बराबर आ गया, एंगल ई के बराबर आ गया। फटाफट एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद हम आगे कराएंगे। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो ये था रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। रिफ्रैक्शन और थ्रू ग्लास स्लैब में आप डायग्राम बनाओ, आप रेयर टू डेंसर लाइट बनाओ कि लाइट बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल, और डेंसर टू रेयर जाती है तो गो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। उसके बाद इसके नियम भी आते हैं, नियम आपको पता है, दोबारा रिपीट करने की जरूरत नहीं है। इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे, तीनों सेम प्लेन में लाई करते हैं एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। उसके बाद साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस, साइन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का जो रेशियो होता है वो रेशियो हमेशा कांस्टेंट के बराबर होगा। कांस्टेंट को हम एज ए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नोट करते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जिक्र मैंने करवा दिया। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा, वो देखो, सारी चीजें ऐसे क्लियर हो जाएंगी आपको ऐसे। यहां अब हम बात करेंगे लेटरल शिफ्ट की, लेटरल शिफ्ट या लेटरल डिस्प्लेसमेंट का अब हम जिक्र करेंगे। कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, ध्यान से देखो।
इसी को रफ कर देता हूं मैं यहीं से। लेटरल शिफ्ट और लेटरल डिस्प्लेसमेंट का डिस्कशन करेंगे। देखो लेटरल शिफ्ट होती क्या एक्चुअल में, ध्यान से देखोगे तो ही समझ में आएगा, अगर आप ध्यान से नहीं देख रहे हो तो इसका मतलब आपके समझ में बिल्कुल भी नहीं है। देखो ये लाइट का ओरिजिनल पाथ है, ये इंसिडेंट रे है, ये लाइट का ओरिजिनल पाथ है, लेकिन लाइट अपने ओरिजिनल पाथ से नहीं गई बल्कि कुछ एंगल के ऊपर डेविएट हो गई और इस रास्ते से गई थी। इस डायरेक्शन में वो रिफ्रैक्ट हो गई, इस डायरेक्शन में वो डेविएट हो गई, इतनी बेंड हो गई, जितने एंगल पे बेंड हुई इस एंगल को हम बोलते हैं डेविएशन एंगल। भाई जितने एंगल पे वो मुड़ गई, डेविएट हो गई, इस एंगल को क्या बोलेंगे, डेविएशन एंगल। तो लाइट का पाथ ये रहा। अब डेंसर से रेयर में जाती है तो गो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से दूर हो जाती है। तो ये चीज आप पढ़ चुके। लेटरल शिफ्ट के अंदर आपको क्या पढ़ना है कि एक्चुअल में लेटरल शिफ्ट ये होती है कि लाइट का जो ओरिजिनल पाथ है और जो इमर्जेंट रे है, इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस को, इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम बोलते हैं लेटरल शिफ्ट या लेटरल डिस्प्लेसमेंट। इसको हम बोलते हैं लेटरल शिफ्ट या लेटरल डिस्प्लेसमेंट। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, लेटरल शिफ्ट क्या है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या है। एक्चुअल में ये एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है किस किस के बीच की, जो अभी मैंने बताई आपको, बिटवीन ओरिजिनल पाथ ऑफ इंसिडेंट रे, ओरिजिनल पाथ ऑफ इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे का ओरिजिनल पाथ ऑफ इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे, और इमर्जेंट रे और ओरिजिनल पाथ जो इंसिडेंट रे के, उनके बीच के डिस्टेंस को, परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम बोलते हैं लेटरल शिफ्ट। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका डेरिवेशन हम कैसे निकालते हैं, इसका एक्सप्रेशन देखो भाई कि कैसे हम लेटरल शिफ्ट को फाइंड आउट करते हैं। देखो भाई ध्यान से, भाई देखो यहां तक की डिस्टेंस जो है ना, यहां मैं बना दूं बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम लेटरल शिफ्ट, बिल्कुल सेम। यहां से लेकर यहां तक ये हमारे पास लेटरल शिफ्ट है। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, कहीं भी आप बना लो हर जगह सेम रहेगी। जैसे इस पॉइंट से ऊपर की तरफ आप डिस्टेंस को मापोगे ना, क्योंकि अब धीरे धीरे क्या होती जाएगी, घटती जाएगी, फिर वो लेटरल शिफ्ट नहीं रहेगी आपके पास, फिर वो आपके पास लेटरल शिफ्ट नहीं रहेगी। लेटरल शिफ्ट हमारे पास इमर्जेंट रे जहां से शुरू होती है, वहां से लेकर लाइट का ओरिजिनल पाथ है, वहां तक की दूरी को हम लेटरल शिफ्ट बोलते हैं। ये हमारे पास लेटरल शिफ्ट है, समझ गए। तो इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया Bn, और Bn मेरे पास है लेटरल शिफ्ट। लेटरल शिफ्ट हमारे पास क्या है, Bn, और ये Bn हमें निकालनी है। अगर Bn की वैल्यू आ गई, इट मीन हमारे पास लेटरल शिफ्ट आ गई, परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गई। तो हमारे पास देखो दो ट्रायंगल बनती है, यहां ये नॉर्मल मैंने नीचे की तरफ बढ़ा दिया, तो यहां इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया A डैश, इस पॉइंट को नाम A दे रखा, तो इसको नाम दे दिया हमने A डैश। अच्छे से दे देते हैं, एक सेकंड, इसको नाम दे दिया A डैश। हमारे पास दो ट्रायंगल बनती हैं ABN, और एक बनती है A डैश और B, और दोनों में कॉमन क्या है, AB। तो AB तो हमेशा कंसीडर करनी ही करनी है। बस सर जी नोट हो गई, याद हो गया, बस हाँ, AB जो है ना वो हमेशा आपको नोट करनी है। दोनों ट्रायंगल के अंदर AB कॉमन है, तो ये हमेशा आपको कंसीडर करनी है, लेनी है, पहले इसी को मानना आपको। तो हम ट्रायंगल मानेंगे ABN, इन ट्रायंगल ABN। तो ABN के अंदर देखो BN आपको निकालना है और AB आपको कंसीडर करना है। तो इसका मतलब ये फॉर्मूला तो आपने पढ़ा होगा, परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज हाइपोटेन्यूज बेस। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सर जी जय बोले। तो यहाँ पे हमारे पास इसके अंदर इस एंगल के हिसाब से परपेंडिकुलर गिवन है, परपेंडिकुलर के साथ 90 डिग्री का जो एंगल बना दे वो हमारे पास बेस होता है, लेकिन बेस हमें कंसीडर करना ही नहीं है क्योंकि कोई रोड़ा ही नहीं है बेस का। तो सारा रोड़ा जो है वो AB का है और BN हमें निकालनी है। तो BN जो है वो हमें निकालनी है और AB हमें कंसीडर करनी है। तो एंगल के हिसाब से परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज बनते हैं साइन में। किसमें बनते हैं, साइन में। और एंगल डेल है इस ट्रायंगल में, तो साइन डेल निकालो भाई, क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर है BN अपॉन हाइपोटेन्यूज है AB। तो यहाँ से BN की वैल्यू जो हमारे पास आई किसके बराबर आई, वो AB इंटू में साइन ऑफ डेल। ये इक्वेशन नंबर 1, ये आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। अब देखो निकालनी हमें BN थी और BN की वैल्यू हमारे पास आ गई। अभी BN की कंप्लीट वैल्यू हमारे पास नहीं आई है,
कंप्लीट वैल्यू के लिए आपको ये ए बी का पता होना भी चाहिए। ए बी का अगर ए बी की वैल्यू आपको मिल जाती है तो आप यहां पर पुट कर दो, बी एन की वैल्यू अपने आप आ जाएगी। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे, ध्यान से देखो, दूसरी ट्रायंगल लो ए डैश और बी। इन ट्रायंगल ए डैश और बी, ए डैश बी के अंदर देखो क्या है, ये जो है ना इस ग्लास स्लैब की जो थिकनेस है इसको हमने टी से कंसिडर कर लिया। तो ये आपको गिवन है, ए बी कॉमन है, लेनी ही लेनी है। तो एंगल के हिसाब से बेस और हाइपोटेन्यूज दोनों आपको कंसिडर करने हैं, और बेस हाइपोटेन्यूज बनते हैं कोस में। किसमें बनते हैं? कोस। और एंगल हमारे पास है आर, इस ट्रायंगल में आर। तो कोस आर किसके बराबर हुआ? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस हमारे पास कितना है भाई? टी, और हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या है? ए बी। तो यहां से ए बी निकाल लो। ए बी किसके बराबर आया? टी अपॉन में कोस ऑफ आर, कोस ऑफ आर। तो अब ए बी की वैल्यू कहां पुट कर दूं? फर्स्ट में पुट कर दूं। तो ए बी की वैल्यू फर्स्ट में पुट कर रहे हैं। देखो अब ए बी की वैल्यू जो है ना उठा के मैं यहां पुट करूंगा, तो बी एन मेरे पास क्या आएगा? पुट वैल्यू ऑफ ए बी इन फर्स्ट, पहले इनपुट करो। तो बी एन हमारे पास क्या आएगा? बी एन इज इक्वल टू, ए बी की जगह मैं क्या लिख दूं? टी अपॉन कोस आर, टी अपॉन में कोस आर, और इंटू में क्या है? साइन डेल, और इंटू में लिख देंगे साइन ऑफ डेल। ये हमारे पास बी एन की वैल्यू आ गई। बी एन इज इक्वल टू टी अपॉन में कोस आर साइन ऑफ, वेट करो, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, एक बार हम डेल की वैल्यू भी निकालेंगे। डेल क्या है? देखो ये एंगल आई है, किसके बराबर है? ये एंगल किसके बराबर है? ये एंगल इसके बराबर है। और ये डेल प्लस आर है, किसके बराबर है? डेल प्लस आर। तो एंगल आई जो है ना वो हमारे पास डेल प्लस आर के बराबर है। हमें डेल निकालना है, डेल हो गया आई माइनस का आर। तो ये चीज आपको दिमाग में सेट कर लेनी। दोबारा सुनो, दोबारा सर जी दोबारा बताओ। अच्छा दोबारा बताऊं? देखो ये मेरे पास नॉर्मल है, बिल्कुल है। ये मेरे पास लाइट पूरी तरीके से का ओरिजिनल पाथ ये है, बिल्कुल है। तो जितना एंगल ये होगा उतना एंगल ये होगा कि नहीं होगा? बताओ। तो ये एंगल मेरे पास क्या है? आई किसके बराबर होगा? इस एंगल के बराबर होगा। लेकिन यहाँ तो दो एंगल है, दो कितने एंगल है? दो। कौन कौन से हैं? एक तो आर हमारे पास और एक डेल। तो हमारे पास आर और डेल। तो डेल किसके बराबर हुआ? आई, और आर को इधर ले आओ, माइनस में आर। तो डेल मेरे पास क्या आ गया? आई माइनस आर। तो मेरे पास डेल को मैं क्या लिखूं? आई माइनस में आर। ये आ गया लेटरल, ये आ गई हमारे पास लेटरल शिफ्ट या लेटरल डिस्प्लेसमेंट का एक्सप्रेशन। इस वीडियो में इतना ही। इसके बाद हम रियल डेप्थ, अपीरेंट डेप्थ और रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे स्फेरिकल सरफेसेस से।